यूपीएससी हिंदी वर्चस्व में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अभी लास्ट टॉपिक्स खत्म किए अपने, और हम अपने सिलेबस के लास्ट पड़ाव की ओर, अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है भुगतान संतुलन, विनिमय दर और रुपए की परिवर्तनीयता। सीधा सा ये 3 टॉपिक्स हैं। इस क्लास में हम तीनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, एक-एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आज की क्लास में या पिछली ये 12 या 13 क्लास हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस में, तो आप आज की क्लास में भी सभी डाउट्स डाल सकते हैं। हम आपसे बोलते हैं कि आप डाउट्स ढूँढ कर लाइए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है इकोनॉमी में, खुद से भी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, 365 आ गई है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो मंथली मैगज़ीन आ जाती है उसको पढ़िए, और कोई भी कॉन्सेप्ट ले आइए, कमेंट में डाल दीजिए। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, उनको आपको क्लियर कर देंगे पूरी तरीके से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी की शुरुआत होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की। तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्या करेंगे, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसमें आपको समझ में सही आएगा। तो भुगतान संतुलन क्या है आपका, वो उसका बेसिक है इंटरनेशनल इकोनॉमी का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो हमको पढ़ना पड़ता है वो ये ग्राफ है। सबसे पहले आप ये ग्राफ पढ़िए। अब ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही समझते हैं सबसे पहले तो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो अभी आप परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिए सीधा सा, यहाँ पर हेडिंग डालिए और परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब शुरू कीजिए। किसी देश के रहवासियों किसी देश के रहवासियों रहवासियों एवं गैर गैर रहवासियों रहवासियों के मध्य होने वाले आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित व्यवस्थित ब्यौरा क्या कहलाता है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सीधा सा इंग्लिश में बोले तो ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। सीधा सा ये इंग्लिश में हो जाएगी, ये हिंदी में हो जाएगी आपकी। सीधा सा अब इस ग्राफ को समझते हैं हम। ये ग्राफ क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है क्या। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सीधे सीधे से हम इसको आसान भाषा में समझेंगे तो ये क्या होता है, हम लेन देन करते हैं विदेशों से कुछ चीज़ें हम लेते हैं, कुछ चीज़ें हमको बेचते हैं। लेन देन में हमेशा हम 2 प्रकार की चीज़ें करते हैं, यानी वस्तु और सेवा, यही तो होता है। और मतलब जो व्यापार में 2 ही चीज़ें तो आती हैं प्रमुख रूप से, तो इसके 2 अकाउंट माने जाते हैं, 3 अकाउंट है प्रमुख रूप से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम इसको 3 अकाउंट में बाँटते हैं कि इसके 3 अकाउंट होते हैं, और 3 अकाउंट में क्या-क्या होता है। तो आपका होता है करंट अकाउंट। आप इस ग्राफ को साथ-साथ में बनाते जाइए, इस फ्लो चार्ट को साथ में बनाइए। अब करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन लिखिए यहाँ पर। अब करंट अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे आप, और साथ में आप इंग्लिश भी लिखते जाएँगे, चालू खाता। कैपिटल अकाउंट की जगह लिखिए, आप क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की जगह, पूंजी खाता। और तीसरा आपके सामने लिखा ही है, आधिकारिक भंडार खाता यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब सबसे पहले समझते हैं चालू खाता क्या होता है। चालू खाता को भी 2 भागों में बाँटा जाता है। चालू खाते को अगर हम सीधा समझें तो ये होता है कि हम जो भी इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो। अगर मैं मान लीजिए अमेरिका में कार्य करता हूँ, मेरी फैमिली कहाँ रहती है, भारत में रहती है। तो मैं जो अपनी इनकम कमा रहा हूँ यहाँ, उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कहाँ पर, भारत। तो इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, ट्रांसफ़र करता हूँ कुछ भी, तो उस किसके अंतर्गत आता है, वो चालू खाते के अंतर्गत आता है। मैं क्या करता हूँ, इनकम भेजता हूँ, कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ, कोई सर्विस प्रदान करता हूँ, किसमें, विदेश में। यानी मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, कहाँ पर, विदेश में, यहीं पर बैठ के। तो मेरी जो कमाई हो रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, करंट अकाउंट के अंतर्गत। और मैं कोई चीज़ मँगाता हूँ या बेचता हूँ तो ये किसके अंतर्गत आएगा, करंट अकाउंट के अंतर्गत। लेकिन अब इन चीज़ों को भी 2 प्रकार से बाँटा गया है, विज़िबल और इनविज़िबल। यानी
दृश्य, यहाँ पे लिखिए दृश्य यानी विजिबल, इनविजिबल यानी अदृश्य, अदृश्य। अब विजुअल में क्या आता है, इसमें आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। किन चीजों का, सिर्फ वस्तुओं का, ना कि सेवाओं का। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ इसी से क्वेश्चन कई बार आए हैं, सिर्फ इसी फ्लो चार्ट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में। जब से हम लगभग, मैंने देखा है लगभग 1979 से 24 तक, तो 10 से 12 क्वेश्चन और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इसका जो महत्व है वो समझ सकते हैं। और इसी से क्या आया था आपका, इसी से क्या होता है, ये बेसिक है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और इसी से आगे के टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं। अब विजिबल में क्या क्या आता है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का, वस्तुओं का। और इसी को क्या बोलते हैं, व्यापार खाता। इस विजिबल दृश्य भाग को ही क्या बोलते हैं हम, व्यापार खाता, व्यापार खाता। ना कि, हमेशा याद रखिए कि ना कि पूरा बोलेंगे हम कि चालू खाते को क्या बोलेंगे, व्यापार खाता नहीं। सिर्फ दृश्य खाता है जिसमें हम किसका करते हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात, उसको क्या बोलेंगे, व्यापार खाता यानी ट्रेड अकाउंट, ट्रेड अकाउंट। अब ये आपका दृश्य हो गया। अब अदृश्य में क्या होता है, अदृश्य में भाई वस्तुओं के अलावा जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई थी, क्या, सर्विसेज यानी सेवाएं, सेवाएं। मैं कुछ ट्रांसफर करता हूं अपने देश में या विदेश में, वो चीजें, मेरी आय, यहाँ पर लिखिए आय, यहाँ पे लिखिए क्या, एक पक्षीय हस्तांतरण लिखिए, यहाँ पर एक पक्षीय हस्तांतरण, हस्तांतरण। यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हैं उपहार, अनुदान। अब सेवाएं क्या कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, साथ में लिखते जाइए इसकी में, इसके नीचे लिखेंगे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आय के नीचे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं इसी के साथ, प्रॉफिट, आपको कितना लाभ हुआ है, डिविडेंड, डिविडेंड और इंटरेस्ट यानी आपको कोई ब्याज वगैरह मिला है तो वो। तो ये हो गया आपका कौन सा भाग, ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं अब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं पूछूं कि अगर मैं वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहा हूं तो वो किस खाते के अंतर्गत आएगा, तो आप बोलेंगे कि चालू खाते के अंतर्गत आएगा, वो भी दृश्य खाते को, जिसको ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं सीधा सा। मैं बोलूंगा आपसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं अपनी एक आय का एक हिस्सा अपने भारत भेजता हूँ, तो ये किस अकाउंट के अंतर्गत भेजूंगा, तो आप बोलेंगे कि सर आप भेजेंगे चालू खाते के अंतर्गत, किससे, अदृश्य खाते से। आप इसके अंतर्गत, आप किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ट्रांसफर के अंतर्गत आ रहे हैं सीधा सा। तो ये पढ़ लिया हमने सीधा सीधा सा। अब पूंजी खाता क्या होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। पूंजी का मतलब ही है कि पैसा, मतलब ज्यादा पैसा। तो अगर कोई कंपनी बाहर की हमारे देश में क्या कर रही है, एफडीआई लेकर आ रही है, एफडीआई और एफपीआई, निवेश। हमारा देश किसी से लोन ले रहा है या लोन दे रहा है किसी भी देश को या किसी कंपनी को, हमारे देश की कंपनी किसी अन्य कंपनी को दे रही है लोन, तो कुछ भी, यानी ये हमारे, देखिए ये भारत की सीमा है, इससे बाहर कोई भी निवेश आ रहा है या जा रहा है, यानी जा रहा है या आ रहा है, या बैंक अकाउंट या बैंक पूंजी। बैंक पूंजी का मतलब क्या है, हमारे देश की जो बैंकें हैं उनकी बाहर कितनी पूंजी रखी हुई है। जैसे मैंने आपको जब बैंक्स पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था विदेशी बैंक। तो जैसे विदेशों की बैंक हमारे यहाँ पैसा रखती हैं, उसी तरह हमारे यहाँ की बैंकें हैं, जब वो अपने विदेशों में बैंक की शाखा खोलते हैं तो वहाँ पर भी हमारा कुछ पैसा रखा होता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, इसके साथ साथ लिखते जाइए नीचे इसमें एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई क्या होता है आपका, अभी इसको हम सीधे सीधे से अच्छी लैंग्वेज में समझेंगे, अभी देखते हैं हम इसको। लोन मैंने आपको समझा ही दिया है। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, ये वही होता है, ये होता है हमारे क्या, मैंने जब आपको आरबीआई पढ़ाया तो आपसे क्या बोला था, फॉरेक्स रिजर्व होता है, यानी विदेशी मुद्रा का एक भंडार होता है। किसके लिए होता है, जिसको हम रखते हैं कि विदेशों से व्यापार के लिए, आयात और निर्यात के लिए सीधा सा। तो वो क्या है, आधिकारिक भंडार खाता, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मौद्रिक खाता भी बोल सकते हैं चालू खाते को, चालू खाते को।
तो मैंने आपको इसको समझा दिया, ये सिर्फ इस अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब आपको पीपीटी मिले तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस भरोसे में कभी मत रहिएगा कि मैं पीपीटी से डायरेक्ट रिवीजन कर लूँ। पीपीटी से रिवीजन कभी नहीं होता है। खुद से अच्छा नोट्स बनाइए, संभव हो तो शॉर्ट भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं नोट्स ही शॉर्ट बना कर दूंगा आपको, जिससे क्या हो, रिवीजन बहुत फास्ट हो। मैं जितना आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जितने कम टाइम में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे कि तो मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे आपको पर डे। अगर आप 3 से 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपका 3 दिन में पूरा इकॉनमी रिवीजन हो जाएगा। जब मैं लास्ट बोलूँगा ना कि आज इकॉनमी आपकी खत्म हो गई है, इसके बाद सीधा आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है इकॉनमी के लिए सीधा से, यानी टेस्ट पेपर लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं और एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उस दिन आपको सिर्फ 3 दिन लगेंगे पर डे, अगर 5 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन 5 घंटे क्या, कंसिस्टेंट होकर। तो सीरियस क्या लिखा है, मौद्रिक खाता क्या है, इसमें समझा दिया है। अब इसमें एक चीज और है, हाँ, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में क्या है आपका, ट्रेड बैलेंस। निर्यात किसका, वस्तुओं और सेवाएं। इसमें सेवाएं हटाइए, ये हटाइए। क्यों, व्यापार, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस होता है आपका किसका, व्यापार खाता। व्यापार खाते का ही तो क्या होगा, संतुलन होगा। व्यापार खाता किसमें आता है, सिर्फ वस्तुओं का आता है, सिर्फ वस्तुओं का। अब आपकी क्या है, इसमें सर्विसेज आती हैं, ट्रांसफर। अब पूंजी खाता क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, पोर्टफोलियो, ऋण और उधारी, भंडार संपत्ति हस्तांतरण। और ये मैंने आपको समझा दिया कि विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार और आईएमएफ की स्थिति। अब देखिए, चालू खाता संतुलन क्या होता है, सीधा सा हमने पढ़ लिया कि चालू खाता होता क्या है। अब संतुलन से मतलब यही है कि हमारा जो आयात और निर्यात है वो बैलेंस रहे। यानी सीधा सीधा सा कि मैं 50 रुपए का बेच रहा हूँ या निर्यात कर रहा हूँ, तो आयात भी कितने का कर रहा हूँ, 45 से लेके 55 तक का। इससे क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, ये बैलेंस होता है। तो बैलेंस तो क्या बोलते हैं, चालू खाता संतुलन बोलते हैं इसको। अगर आप इसकी लैंग्वेज को लिखना चाहें या परिभाषा लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चालू खाता संतुलन। लिखिए, चालू खाता संतुलन, सॉरी दोबारा लिखिए, चालू खाता भुगतान संतुलन खाता का, चालू खाता भुगतान संतुलन खाता का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे अर्थव्यवस्था के बाह्य बाह्य स्थिति का संकेतक माना जाता है। मैंने क्या बोला था, आपका संकेतक माना जाता है। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़कर, चालू खाते की शुद्ध स्थिति, शुद्ध या शुद्ध की जगह आप क्या लिख सकते हैं, विशुद्ध लिखिए, विशुद्ध अच्छा वर्ड है। विशुद्ध स्थिति चालू खाता संतुलन कहलाती है। अब लिखिए नेक्स्ट, यदि चालू खाते की स्थिति सकारात्मक हो तो, यदि चालू खाते की स्थिति सकारात्मक हो तो इसे चालू खाता अधिशेष अधिशेष कहा जाता है। जबकि यदि चालू खाते की स्थिति नकारात्मक हो तो इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। अब मैंने आपसे 2 वर्ड बोले यहाँ पर, क्या, चालू खाता अधिशेष और चालू खाता घाटा। अब क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कीजिए किसी अलग पेन से। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो रेड से कर लीजिए या ब्लैक से कर लीजिए, यानी अलग पेन से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस जाएगा। अंडरलाइन नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, आप हाईलाइटर का यूज भी कर सकते हैं सीधा सा। और मैंने आपको व्यापार संतुलन तो बता ही दिया कि व्यापार खाता क्या होता है, केवल वस्तुओं का आयात और निर्यात ही क्या शामिल होता है, ना कि सेवाओं का। व्यापार खाता की परिभाषा क्या है, करंट अकाउंट का एक उपखंड है। इसे क्या कर सकते हैं आप, जब मैं आपको पीपीटी उपलब्ध कराऊंगा, कब, मैं सर से बोल दूंगा, एडमिन सर से, वो जल्दी आपको पीपीटी उपलब्ध करा देंगे इसी क्लास के जस्ट बाद या शाम तक, जिसमें केवल वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात का लेखा जोखा रहता है। इसे अक्सर माल व्यापार खाता, ये भी वर्ड लिखिए, मर्चेंडाइज ट्रेड अकाउंट भी कहा जाता है। माल व्यापार खाता हो सकता है करंट अकाउंट या व्यापार खाता ना पूछते हुए, अगर उसने ये भी पूछ लिया
तो 70 to 80% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे सीधा सा। अब क्या है आपकी सेकंड टर्मिनोलॉजी है या दूसरी शब्दावली है आपकी, क्या शब्दावली है आपकी, दोहरा घाटा या जुड़वा घाटा। दोहरा घाटा क्या होता है, दोहरे से आप समझ जाएंगे डुअल, डुअल डुअल डेफिसिट सीधा सा। तो जुड़वा घाटा क्या होता है, ये होता है चालू खाता घाटा हमने देख लिया, यानी सीधा सा मतलब क्या है, हमारा क्या हो रहा है, हम वस्तु सेवा आय आदि में क्या कर रहे हैं, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, चालू खाता घाटा होगा। ये हो गया हमारा चालू खाता घाटा। अब जो दोहरा घाटा क्या होता है, एक तो यहाँ पर घाटा हो रहा हमारा क्या, करंट अकाउंट का, और सेकंड क्या हो रहा हमारा, राजकोषीय घाटा हो रहा हो एक ही समय पर। तो किसी विशेष समय पर यदि देश में करंट अकाउंट घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी बोलते हैं इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट, या राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट यानी एफडी हो रहा हो, तो उस स्थिति को दोहरा घाटा कहते हैं सीधा सा। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, अब लिखिए हेडिंग भुगतान संतुलन के घटक। भुगतान संतुलन क्या है, हमने पढ़ भी लिया है, भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी 3 प्रकार के घटक है, कौन सा, चालू खाता, पूंजी खाता, और क्या हमारा पूंजी, चालू खाता, पूंजी खाता और आधिकारिक रिजर्व। चालू खाता हमने पढ़ लिया है। अगर आपको सिंपल सा भी लिखना हो तो इसके अंतर्गत ऐसे वह आर्थिक लेन देन शामिल किए जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिख भी तो लिया सीधा सा। यह खाता उन लेन देन को दर्शाता है जो वस्तुओं सेवाओं के हस्तांतरण और भुगतान से जुड़े होते हैं, सीधा से इतना लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। सेकंड पूंजी खाता भी ये लिखवा दिया हमने। पूंजी खाते में क्या आता है, एफडीआई, एफपीआई, लोन और बैंक्स में, बैंक में जो पूंजी है वो। अब तीसरा क्या है, आधिकारिक भंडार खाता। चालू खाता ये हो गया, ये डबल हो गया, थोड़ी स्लाइड आपकी सुविधा के लिए कर दिया गया है ये, कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए पूंजी खाता को हम यहाँ समझ लेते हैं। पूंजी खाता क्या है, उन सभी वित्तीय लेन देन को दर्शाता है जो देश की संपत्ति, देनदारी, देनदारी शब्द को मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि देनदारी क्या होती है, हमको वापस करनी है किसी व्यक्ति को, और निवेश को प्रभावित करते हैं इसके वित्तीय लेन देन। इसमें क्या एफडीआई है, एफपीआई है, लोन एवं बोरोइंग्स, ऋण और उधारी, अन्य पूंजी प्रवाह, अदर कैपिटल फ्लो, छोटी छोटी अवधि के निवेश या लेन देन। अभी समझेंगे हम एफडीआई और एफपीआई होता क्या है और इन दोनों में अंतर या डिफरेंस होता क्या है सीधा सा। तो पूंजी खाता हम 3 बार समझ चुके हैं अभी इस क्लास में। अभी अब आधिकारिक रिजर्व क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। मुद्रा भंडार किसके पास होता है, सरकार के पास, केंद्रीय बैंक के पास यानी आरबीआई के पास। सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, इसको भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम आईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, विदेशी की जगह हम शब्द यूज करेंगे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, आईएमएफ पढ़ेंगे। तो इंपोर्टेंट जो भी है, जैसे ब्रिक्स भी पढ़ेंगे, ब्रिक्स, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी पढ़ेंगे। तो एसडीआर को सिर्फ अभी लिख लीजिए, आपको अच्छे से इसको पढ़ा देंगे, विशेष आहरण अधिकार। अब भुगतान संतुलन संकट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। सीधा क्या लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपने पहले लिखा ही है, बीओपी लिख दीजिए, बीओपी क्राइसिस, क्राइसिस लिख दीजिए, हो गया आपका। अब है क्या कि चालू खाते में भी क्या हो रहा होगा आपको, घाटा, पूंजी खाते में भी क्या हो रहा है, घाटा हो रहा हो, और इस घाटे को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आपका जो आधिकारिक भंडार है, यानी अभी क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ऑफिशियल जो रिजर्व है, आधिकारिक रिजर्व है, उससे भी इसकी पूर्ति ना हो रही हो। यानी सीधा सा मतलब क्या है, मान लीजिए चालू खाता घाटा कैसे है आपको, मान लीजिए आपका करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है यानी घाटा है वो 50 रुपए है, प्लस पूंजी खाते का कितना है, 30 रुपए वो है। आपकी जो आधिकारिक भंडार है वो कितना है आपका, वो है आपका टोटल मिला के कितना, 60 रुपए। तो यानी तब भी अगर आप इसको क्या करेंगे, इसकी चुकौती करेंगे, यानी ऋण को वापस करेंगे, या इस जो आपको घाटा हो रहा है इसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे,
तब भी क्या होगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 10 रुपये तब भी आपको देना होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, देश किसकी स्थिति में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में है। और यही स्थिति कब आई थी आपकी, 1991। अगर मैं उस समय इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता तो हो सकता है आपको उस समय इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा समझ में ना आता, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तस्वीर, सीधा सा, कि हुआ क्या था। मैंने बोला था आपसे कि 14 दिन के लिए अंतिम रूप से खाने के लिए बचा था, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम चालू खाते घाटे में चल रहे थे, पूंजी खाते में घाटे में चल रहे थे, और हमारे पास जो भंडार था वो कितने दिन का बचा था, सीधा सा सिर्फ 14 दिन का। इसलिए हम किस में चले जाते थे, क्राइसिस में, 1991 के क्राइसिस में। अब इस क्राइसिस के जाने के बाद हमने क्या क्या किया था वो आपको हम बता ही चुके हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स लाए हम, और हमने कई सारी अन्य नीतियां भी अपनाई, हमने प्रौद्योगिकी की ओर और बढ़ावा दिया। अब ये हो गया आप क्या, भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। चालू खाता घाटा क्या है, आयात ज़्यादा है निर्यात से। पूंजी खाता क्या है, जब विदेशी निवेश कम हो और ऋण अधिक हो। अब क्या है, अब हमारा एक टॉपिक है विदेशी निवेश। इसे टॉपिक ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इसी टॉपिक का बैलेंस ऑफ पेमेंट का सब टॉपिक, यानी आप सिर्फ हेडिंग ही डालेंगे थोड़ा सा। आप विदेशी निवेश होता क्या है, आप नाम से समझ गए होंगे निवेश होता क्या है। निवेश को मैं आप सबको 3 या 4 बार पढ़ा चुका हूँ, निवेश होता क्या है। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा मैं एक व्यक्ति के पास जाऊँगा, वो जो जिसकी दुकान है बाजार में उसकी दुकान है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा एक काम करो, तुम 50% जो अपनी मालिकाना हक है या शेयर है वो मुझको दे दो, शेयर मुझको दे दो। शेयर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आधी दुकान तुम्हारी आधी दुकान मेरी। तो वो बोलेगा हाँ तो ठीक है, मुझे इतना इतना रुपए चाहिए, मैं उसको क्या दे दूंगा, 1 लाख रुपए दे दूंगा, सीधा सा। अब इसमें से जितनी भी कमाई होगी तो आधी 50% उसकी और 50% मेरी। जितनी भी कमाई हो, घाटा भी होगा तो साथ में होगा, फायदा भी होगा तो साथ में होगा। तो ये तो हुआ क्या, सिर्फ क्या, मैं दुकान की बात कर रहा हूँ। अब निवेश किसी चीज में हो सकता है। अब निवेश किस में कर रहा हूँ मैं, अब निवेश मान रहा हूँ कि मैं एक जमीन लेता हूँ, एक भूमि लेता हूँ, तो ये क्या है, मेरा निवेश ही तो है। इस पर मैं खेती करूंगा, इस पर जो अनाज उत्पन्न होगा उसको मैं बेचूंगा, तो है क्या, ये निवेश ही तो है। मैं इसमें निवेश कर रहा हूँ। निवेश से क्या हो रहा है, मेरा पूंजी, पूंजी है निवेश, जो पूंजी है मेरी वो लग रही है। इससे क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादन से क्या होती है, आय होती है। आय से क्या होती है, आपकी बचत होती है। और बचत से क्या होता है, आपकी बचत निवेश में चेंज होती है, और वही हमारा जो पहिया है, जो साइकिल है, जो चक्री क्रम है, वो लौटकर आ जाता है, सीधा सा। अब एफडीआई का सीधा सा मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैंने आपको जो उदाहरण दिया उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि किसी देश की सीमा के आर पार, सीधा सा, कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, सीधा सा ये मान लीजिए कि ये भारत है, इसमें अगर कोई बाहर की कंपनी आती है, जैसे एग्जांपल सबसे फेमस कंपनी कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाहर से आई थी, अगर वो निवेश करती, और वर्तमान में भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन है, वो हमारे यहाँ की कंपनी थोड़ी है, वो बाहर की कंपनी है। फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजोन को मांगा चलिए, अभी कई सारी बाहर की कंपनियां, कैसे टोयोटा है, कई सारी और कंपनियां, जैसे टेस्ला आने को अब अपना मूड तैयार कर रही है। टेस्ला 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 के लिए भारत सरकार ने नियम क्या रखे हैं, उन्होंने बोला है हम आपकी कार को तभी यहाँ चलने देंगे, कब, जब आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करेंगे उसकी, या यानी क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या खोलेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी। इससे हुआ क्या, इससे रोजगार बढ़ेगा, हमारे पास प्रौद्योगिकी आएगी कि कार में क्या क्या जोड़ा जाता है, सीधा सा। तो एफडीआई क्या होता है, तो ये क्या हो गया आपका निवेश, यानी कोई इसमें विदेशी निवेशक किसी कंपनी में, विदेशी निवेशक कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, लंबी अवधि के लिए, ध्यान रखें, लंबी अवधि के लिए प्रत्यक्ष स्वामित्व हासिल करते हैं। निवेश भौतिक परिसंपत्ति जैसे फैक्ट्री, इंफ्रा, या कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी के रूप में होता है। यानी मैं आया, मैं बोलूंगा मुझे ये चीज चाहिए, सीधा सा। अब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड शब्दावली क्या, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या था, भौतिक परिसंपत्तियां थी, तो इसमें क्या है, इसमें है आपका शेयर बाजार,
बॉन्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों में। यानी मैं शेयर मार्केट में आऊँगा और किसी कंपनी की, यानी मैं विदेशी व्यक्ति हूँ, अगर मैं अमेरिका का कोई व्यक्ति हूँ, तो मैं अगर भारत में आऊँगा तो क्या करूँगा, जियो के कितने शेयर ले लूँगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर ले लूँगा। अब 1 लाख शेयर मुझको कितने पड़ गए, मान लीजिए 59 लाख रुपए के। तो मेरा ये क्या होगा, ये होगा मेरा कितना का, ये होगा मेरा एफपीआई। लेकिन अब नियम थोड़े अलग हो गए हैं। नियम अलग कैसे हो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति सीधा सा, इसमें क्या है, चेंज कब हुए हैं, 2014 में मायाराम समिति नाम से एक समिति थी, आप लिख सकते हैं साथ साथ में, मायाराम है ये, मायाराम समिति। यदि कोई विदेशी निवेशक है तो वो राष्ट्र की किसी कंपनी में अगर वो क्या करता है, इक्विटी लेता है, इक्विटी यानी शेयर बाजार में कुछ होल्डिंग करता है, यानी शेयर बाजार से क्या लेता है, कोई शेयर लेता है, तो क्या करता है, अगर मान लीजिए जियो के कितने परसेंट हैं, जियो के मान लीजिए कितने 100% शेयर होंगे। देखिए हर चीज़ 100% होती है। अगर मेरी कितने लाख की है, 1.5 लाख रुपए की है, तो इसको मैं कितना मानता हूँ, मैं इसको कितना मानूंगा, 100% शेयर हैं। अब 100% से एक एक कितने का होगा, तो एक होगा कितने का, अपना 1,500 रुपये का। अगर मैं बेचूंगा इसको 100% को, तो 1,500 रुपये का मेरा एक शेयर हो जाएगा सीधा सा, अगर मैं बेचूंगा इतनी कीमत में। तो जियो के अगर कोई व्यक्ति 10% शेयर से ज़्यादा लेता है, या किसी भी कंपनी में, जियो तो मान लीजिए मैंने बड़ी कंपनी बोल दी, मान लीजिए मेरी छोटी सी फैक्ट्री है या कंपनी है, मेरा या शेयर मार्केट में कुछ है, मैं सिर्फ कितने का, 1 करोड़ रुपए की मेरी क्या है, इसमें शेयर डले हुए हैं। तो अगर कोई मेरे 1 करोड़ शेयर में से क्या करता है, 10% शेयर लेता है। अब 10% की रेट कुछ कुछ भी हो सकती है, तो अगर 10% से ज़्यादा लेता है तो उसको हम एफडीआई के अंतर्गत मानेंगे। सीधा सा सिंगल लाइन में बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति या संस्थान, विदेशी व्यक्ति है, संस्थान है, कंपनी है, वो हमारे देश में किसी कंपनी की 10% से ज़्यादा क्या लेती है, शेयर लेती है, तो वो क्या होगी, वो एफडीआई के अंतर्गत आएगी, ना कि एफपीआई की। अगर 10% से कम होगा तभी वो किसके अंतर्गत आएगी, एफपीआई के। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे इस चीज़ को। इसका नाम क्या है, अल्पकालिक लाभ के लिए। अब अब लिखेंगे आप क्या, हम एफडीआई समझ चुके हैं, हम एफपीआई समझ चुके हैं। अब एफडीआई दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन दो टाइप्स होते हैं, तो लिखिए पहले एफडीआई के दो प्रकार होते हैं, और पहला लिखिए ग्रीनफील्ड एफडीआई। सीधा सा अभी आपको थोड़ा सा नोट्स बनाते आना, सिर्फ अभी रफ कार्य करना है, रफ कार्य करना है। अब आप नोट्स कब बनाएंगे, नोट्स बनाते जाइए कब, जब आपको पीपीटी मिल जाए, तो इसी से आप नोट्स बना सकते हैं। और हम वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक नोट्स या बुक तैयार करवा रहे हैं हम इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी के लिए वो प्रीलिम्स के लिए सफिशियंट ही रहेगी वो बुक। उसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराई देंगे। वैसे आप ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड एफडीआई, इसको आप क्या करेंगे, ग्रीनफील्ड ही याद करेंगे। कई सारी बुक्स में, कई सारे नोट्स में क्या लिखा है, यहाँ पर हरित लिखा है, हरित क्षेत्र। लेकिन होता क्या है, कई बार यूपीएससी पता नहीं किस ग्रह से वो क्या करवाए, ट्रांसलेशन करवाए, तो पता नहीं क्या ट्रांसलेट यहाँ पर हो जाए, तो आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का सीधा सा मतलब है, यहाँ छोड़िए, अभी यहाँ देखिए सीधा सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं कोई विदेशी व्यक्ति हूँ, मैं आऊँ क्या करूँ, यहाँ पर एक ज़मीन ले लूँ, नई ज़मीन, और यहाँ पे खुद की फैक्ट्री खोलूँ किसी देश के अंतर्गत, तो ये क्या है आपका, ग्रीनफील्ड। और दूसरी कंपनी को पहले से यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है, जैसे जियो है और अन्य कंपनियां हैं, मैं आऊँ तो मैं क्या बोलूँ इससे, कि भाई मुझे इसमें ही क्या कर दे दो, शेयर दे दो, कुछ हिस्सेदारी दे दो, कुछ मालिकाना हक दे दो, मैं पैसे दे रहा हूँ, यानी निवेश कर रहा हूँ। तो पहले से उपस्थित किसी कंपनी में निवेश करना क्या होता है, ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड आपने कई बार मैगजीन पढ़ते हो तब आपने सुना होगा, ब्राउन फील्ड परियोजनाएं। तो नई कंपनी अगर मैं खुद खुद को क्या कर रहा हूँ, इंफ्रा बना रहा हूँ, और उस कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से लेके 100 तक, तो वो क्या आपका ग्रीन फील्ड। अब पढ़िए, विदेशी कंपनी शुरुआत से पूरी तरह से नई परियोजना स्थापित करती है, संयंत्र, फैक्ट्री, ऑफिस, इंफ्रा। अब विशेषताएं क्या है, नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, स्वतंत्र नियंत्रण होता है,
स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, लंबी अवधि का निवेश होता है। भारत में अमेज़न अपने वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करती है। टेस्ला का भारत में नए कार नियंत्रण निर्माण संयंत्र की स्थापना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, वही कि पहले से मौजूद कंपनी या संपत्ति का अधिग्रहण या निवेश करती है। इसमें नई परियोजना की शुरुआत करने की बजाय मौजूदा परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाता है। अब इसकी भी विशेषताएं आप देख सकते हैं, लागत कम लगती है, परिवर्तन और उन्नयन होता है, यानी इंफ्रा में सुधार होता है और नई तकनीकों का प्रयोग करता है। यानी पहले से कोई कंपनी है वो चल रही है, अब मैं आता हूँ, भारी व्यक्ति हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी कम है, तो मैं बोल दूंगा इस मशीन की जगह आप इस मशीन का यूज़ करो। तो होगा क्या, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं और इसके जो मालिक हैं, देसी मालिक यानी स्थानीय मालिक हैं और मजदूर हैं, उनको क्या मिलेगा, प्रौद्योगिकी की नॉलेज होगी, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा। जैसे वोडाफोन का भारत में एजर का अधिकरण, पुराने स्टील संयंत्र में निवेश सीधा सा। अब मैंने आपको पूरी चीजें बता दी हैं इसके बारे में। अब सरकार क्या चाहती है, देश क्या चाहता है कि किस प्रकार की आनी चाहिए, तो आप सीधा सा बोलेंगे। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि अगर मेरे अंतर्गत आया, अगर मुझसे किसी ने बोला, अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राउन फील्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या ग्रीन फील्ड, तो आप बोलेंगे सर महत्वपूर्ण दोनों ही होती हैं, दोनों से देश में निवेश में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सकारात्मक या अधिशेष के रूप में जाते हैं सीधा। अब सेकंड वो बोलेंगे आपको एक ही चुनना है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं अगर एक चुनना होगा मुझको तो मैं ग्रीन फील्ड को चुनूंगा। अब उसका कारण क्या है, उसका एक ही कारण है कि नए रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में नई वृद्धि होगी। और रोजगार सिर्फ ये नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहले से बनी बनाई फैक्ट्री में मालिकाना हक लेता है, तो उसमें मजदूर कार्य कर रहे थे 200, हो सकता है वो व्यक्ति आए तो 10 मजदूर बढ़ा दे, 210 कर दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो नए मजदूर लेगा, यानी नए 200 मजदूर लेगा, वो नई टेक्नोलॉजी भी लाएगा। वो जब मशीनरी यहाँ पर क्या करेगा, खरीदेगा, तो मशीनरी वालों को क्या होगा, लाभ होगा। मशीनें जिसने बनाई होंगी उसको लाभ होगा। इसका टैक्स कहाँ पे जाएगा, सरकार के पास जाएगा। सेकंड, इसका जो इंफ्रा बनाएगा, इंफ्रा बना लिया, यानी जो सीमेंट वगैरह का कार्य कर रहे हैं इंफ्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दीवार बनाना, पिलर बनाना, और आपका प्लाई, आपकी छत, और भी कई सारी चीज़ें, लोहे की सील, लोहे की प्लेटें बनाना, एसी, मतलब नई फैक्ट्री बनाने में बहुत सारा खर्चा आता है। वो क्या होता है, इससे क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है सीधा सा। और ब्राउन फील्ड में इसकी संभावना कम होती है। बस आपने सिर्फ इतना पॉइंट बोल दिया तो एग्जामिनर और जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे खुश। आप इसके बीच में अंतर मैंने आपको बता ही दिया कि नई परियोजना की शुरुआत है, ये मौजूदा परियोजना, इसमें अधिक समय लगता है। अधिक समय क्यों लगेगा, आप अपने माइंड से सोचिए कि नई फैक्ट्री खुलेगी तो अधिक समय लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लागत कम, कम समय, जोखिम, उच्च जोखिम है। हो सकता है मैंने फैक्ट्री खोली नई किसी जगह और फैक्ट्री ना चले। इसमें जोखिम कम क्यों होता है कि मुझे पता है कि कंपनी पहले से कहीं चल रही है। मैं हमेशा जब निवेश करूंगा तो इस चीज़ को तो देखूंगा ना कि ये कंपनी की जो सेल है या जो कंपनी कार्य कर रही है, जो सर्विस दे रही है, वो सर्विस अच्छी हो या इसकी डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, रोजगार सृजन और नए बुनियादी ढांचे का विकास ज़्यादा होता है, इसमें सिर्फ सीमित होता है। टेस्ला का नया प्लान, वोडाफोन का अधिग्रहण, सीधा सा। अब अब हेडिंग डालेंगे, आप क्या डालेंगे, एफडीआई के मार्ग, एफडीआई के लाने के मार्ग। अब देखिए सीधा ऐसा तो होता नहीं है, देश में क्या होता है कि आइए और सीधा सा किसी कंपनी से बात कर लीजिए। जब इंटरनेशनल निवेश होता है तो हर एक चीज़ का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है, हमको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब इसमें दो तरह के मार्ग होते हैं, स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट और अनुमोदित मार्ग यानी गवर्नमेंट रूट। अब ये दो टाइप के रूट होते हैं, सीधा सा इसको समझ लें। अभी इसको हम डेफिनेशन में नहीं देखेंगे, परिभाषा नहीं देखेंगे, इसमें देखते हैं हम। स्वचालित मार्ग का सीधा सा होता है कि हम बिना किसी सरकार की सलाह के या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपनियों में क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो वो क्या हो गया, स्वचालित मार्ग। अब आपका क्या हो गया, अनुमोदित मार्ग, गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट क्या है, आपको सरकार के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब आपके माइंड में हाल की ये चीज़ आनी चाहिए कि सर अगर ऐसा होगा
तो 100% कंपनियां कहाँ से आएंगी? स्वचालित मार्ग से आएंगी। बिल्कुल सही सवाल आया है आपके मन में। जब मैंने खुद ने इस टॉपिक को पढ़ा था और मुझको ये समझ में आया कि स्वचालित मार्ग और अनुमोदित मार्ग मुझको पढ़ाया, तब मेरा क्वेश्चन यही था कि फिर तो ये मार्ग बनाया ही क्यों है? जब ये करना था फिर ये किया ही क्यों? अब उसको हम समझते हैं किया क्यों। अब इसको आगे समझेंगे कैसे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। पहले इसको समझ लें, विशेषता क्या होती है? मार्ग सरल और तेज होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मध्यस्थ है नहीं, मध्यस्थ। और यहाँ मध्यस्थ कौन है? एफडीआई का प्रमोशन बोर्ड, डीपीआईआईटी, सीधा सा। अब उदाहरण क्या है? आईटी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, ई कॉमर्स में, रसायन और पेट्रोलियम में। कहाँ कहाँ हो सकता है? रक्षा उत्पादन में, मीडिया में, मल्टी ब्रांड, कृषि पशुपालन। अब यहाँ पर आप इस शब्द को देखकर समझ गए होंगे कि अनुमोदित मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों लाया गया। रक्षा उत्पादन, यहाँ पर सिर्फ क्या है? आईटी, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, रसायन। आप समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। डेफिनेशन आप देखना चाहें तो इस मार्ग के तहत विदेशी निवेशकों को सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। निवेश को संबंधित विभाग यानी अगर मैं रक्षा क्षेत्र में करना चाहता हूं कोई भी निवेश, तो मैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उस विभाग में जाऊंगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई जलवायु परिवर्तन से संबंधित या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो मैं क्या जाऊंगा? चिकित्सा वाले में, जो भी उसका विभाग होगा उसके पास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनुमति की आवश्यकता क्या है? सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। प्रक्रिया तेज और सरल है, होगी वो तो। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके मन में जो क्वेश्चन आया था वो, कि सामान्यतः गैर संवेदनशील क्षेत्र में ही इसका मान्यता दी जाती है। किसको? स्वचालित मार्ग को। यदि कोई कंपनी का निवेश या किसी व्यक्ति का निवेश किससे आता है? स्वचालित मार्ग से आता है, तो उसको गैर संवेदनशील क्षेत्र में ही माना जाता है। अगर उसको कहाँ करना है? रणनीतिक क्षेत्र में। रणनीतिक क्षेत्र क्या मतलब है? रक्षा क्षेत्र में, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग यानी बड़े क्षेत्र में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित कर रहा हो, तो वो मार्ग कहाँ से आए? तो निवेश किस मार्ग से स्वीकार किया जाएगा? अनुमोदित मार्ग से। तो इस लाइन से ही आप समझ होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस क्या? आपके मन में एक ही सवाल आया था कि फिर इस मार्ग को बनाया क्यों गया है, जब ये मार्ग पहले से है तो। अब एफडीआई के लाभ देख लेते हैं। लाभ अगर आप खुद से भी सोचेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मन में 5 पॉइंट सोचिए, सोचने की कोशिश कीजिए। 5 पॉइंट ना सोच सकें तो 2 पॉइंट सोचिए। इसके लाभ सोचिए और हानि सोचिए। एफडीआई के सोचिए और एफपीआई दोनों के। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अभी क्लास चलते रहने दीजिए। और एफडीआई और एफपीआई की दो दो लाभ और दो दो हानियां, मतलब नकारात्मक पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स। सोच लिया आपने? 10 सेकंड और ले लीजिए। क्या सोच पा रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, जब तक आप क्लास से इंगेज नहीं होते हैं, हमारे साथ इंगेज नहीं होते हैं, तब तक अंडरस्टैंडिंग वही 60 to 70% ही होती है। एक बार आप हमारी क्लास में और हमसे इंगेज हो गए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 90%, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो 90%, आपकी जो आउटपुट है वो 90%। यहाँ पे होता क्या, आपका इनपुट 100% है, लेकिन आउटपुट सिर्फ 60 to 70% ही जा रहा है। तो हमेशा हम कहा करें वो चीज़ किया करें। आप सोच लिया आपने? अब देखते हैं हम खुद से। लंबी अवधि का निवेश मिलता है, यानी आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। और सबसे पहला पॉइंट तो हमको क्या मिलेगा? देश में पैसा आएगा। पैसा आएगा, पैसे आने का मतलब क्या है? हमारा जो भुगतान संतुलन है उसमें क्या होगी? अधिशेष में आएंगे हम, यानी अधिशेष। हम अधिशेष पढ़ चुके हैं, ये शब्दावली हमने अभी क्लासेस में पढ़ी। अधिशेष में आएंगे, एफडीआई आएगा। और एफडीआई का प्रमुख रूप से किस में आएगा? पूंजी खाते में। पूंजी खाते में आएगा। तकनीक उन्नति आएगी। अगर कोई निवेश लेकर आ रहा है तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? प्रौद्योगिकी। अगर मैं किसी नई कंपनी में या पुरानी कंपनी में अगर निवेश कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ना कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और मेरे साथ जो नॉलेज होगी, क्योंकि देखिए, मुझे जिस क्षेत्र की नॉलेज होगी, मैं निवेश भी उसी तरह की कंपनी में करूंगा। अगर मैं इंजीनियर हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में करूंगा, नहीं। मुझे उस क्षेत्र की पहले नॉलेज लेनी होगी, तभी उसमें क्या करूंगा? मैं निवेश करूंगा। तो उसके लिए क्या लाऊंगा? मैं तैयारी करूंगा, पढ़ाई करूंगा उसके बारे में, थोड़ा नॉलेज लूंगा आसपास से।
और नई तकनीकों का यूज करूंगा। रोजगार के अवसर मैं बात कर चुका हूँ। अब सीमाएं क्या है? अब विदेशी निवेशक कोई आ जाता है, मान लीजिए किसी में क्या किया, 50% क्या ले ली, शेयर ले ली किसी कंपनी के, ले ली, तो इससे होता क्या है, नीतिगत प्रभाव पड़ता है। नीतिगत प्रभाव मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाई बनाने की कंपनी है, तो कर क्या रही है, वो डोमेस्टिक है, घरेलू है। घरेलू का मतलब क्या है, उसका जो प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन होता है, उसकी दवाई सिर्फ देश के अंतर्गत ही बेची जाती है, या जो वितरण है वो देश के अंदर ही किया जाता है, ना कि देश के बाहर। तो अगर कोई मालिक विदेशी है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है क्या, उसका उद्देश्य है लाभ कमाना। तो वो क्या बोलेगा कि कुछ उल्टा सीधा भी कर दो कंपनी के अंदर दवाइयाँ बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए। और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, उनको चीज़ पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या आप एक एक चीज मतलब 1% भी इधर क्या हो गया, आपका मटेरियल 1% भी इधर उधर हो गया तो क्या होगा, पूरा जो बैच होता है, बैच का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए कैप्सूल बना रहे हैं, कैप्सूल्स कितने बनते हैं एक बार में, 10 लाख से 1 करोड़ तक, और एक कैप्सूल की कीमत होती है लगभग 5 से 7 रुपए, अगर होगी तो कितना, 5 से 7 करोड़। अगर इसमें कोई क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए किसी भी मटेरियल की, और फिर क्या देखना पड़ता है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, वो आकर देखेगा तो वो बोलेगा कि आपने इसमें जो इंग्रेडिएंट है या कोई नया चीज़ है, जो मटेरियल है, वो उसने आपने ज़्यादा कर दिया है 0.2%। तो अगर कंपनी सही तरीके से काम कर रही होगी तो उसको वो पूरा बैच क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी पूरा फेंकना पड़ेगा सीधा सा। लेकिन क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोई विदेशी व्यक्ति है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उत- लाभ कमाना, तो क्या बोलेगा, एक काम करो, लेबलिंग जब आप करें, लेबलिंग का मतलब क्या है, जब आपने देखा होगा दवाई के ऊपर हमेशा लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है और कितनी कितनी परसेंट, तो इसमें झूठा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देश के अंतर्गत सब कुछ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, सीधा सा। तो क्या है, नीतिगत निर्भरता, यानी नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है ऐसे। आपको मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और आपको भी इस एग्जाम्पल से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। संकेंद्रण का खतरा, देश के संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी स्वामित्व का बढ़ना, यानी देखिए, मान लीजिए जम्मू और कश्मीर में है, और कोई पाकिस्तान का या चाइना का क्या आता है, ये आपका अक्साई चीन है यहाँ पर, जहाँ पर क्या है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है, चीन ने, और यहाँ कौन सा हिस्सा आपका, ये आपका पीओके हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइडेड कश्मीर है, यानी पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। अगर कोई चीन का व्यक्ति यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, इसमें निवेश करता जा रहा है, और निवेश करता जा रहा है, और वो जो कंपनी है वो कितने क्षेत्र में फैली है, 10 से 15 हेक्टेयर में फैली हुई है, तो क्या होगा, डर बना रहता है कि मालिकाना हक इस पर है। तो क्या हो सकता है, हमारी जो भू रणनीतिक व्यवस्था है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हमारी जो रक्षा क्षेत्र है, हमारी जो संप्रभुता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। एपीआई के लाभ क्या है, तेजी से होता है, यानी सीधा शेयर लो और शेयर बेच दो, बाजार में तरलता बढ़ती है। सीमाएं क्या है, बाजार का विस्तार होता है, कि पैसा ज़्यादा आ रहा है मार्केट में तो विस्तार हो गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ देश के अंतर्गत ही पैसा घूम रहा था, अब बाहर से भी पैसा आ रहा है। सीमाएं क्या है, अस्थिरता। अस्थिरता कैसे, कि मान लीजिए, जैसे आपने अडानी वाला केस सुना होगा अभी एकदम से, कि उसके शेयर एकदम से गिर गए, गिरे कैसे, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसकी वजह से। तो अगर मैं एक विदेशी व्यक्ति हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करना, असंतुलित करना, तो होगा क्या, जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें मैं क्या करूँगा, अपने शेयर होल्डिंग करूँगा, यानी हर एक का क्या करूँगा, मैं 30-30% शेयर ले लूँगा, 30% शेयर लूँगा। और जब भी स्थिति खराब होगी देश में, यानी थोड़ी मुद्रास्फीति बढ़ रही होगी या अन्य स्थिति होगी, जैसे मंदी की स्थिति होगी, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो 30% है सब कुछ बेच दूंगा एकदम से। तो क्या होगा, पैसा मार्केट डाउन एकदम से जाता है, कभी भी कोई शेयर गिरता है शेयर मार्केट में, जब वो एकदम से गिरता है तो होता क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन पर भी क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, वो भी सोचते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक साथ 30% शेयर एक कंपनी की बेच रहा है, अगर कोई बड़ी कंपनी होगी, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सुनिएगा, अगर कोई एक बड़ी कंपनी होगी 30% के लगभग शेयर बेच रही होगी उसके, तो 30% का सीधा सा मतलब होता है हजारों करोड़ों में, यानी
चुटकियों में कुछ सेकंड्स में एक व्यक्ति चाहे तो हजारों करोड़ों में क्या हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है अर्थव्यवस्था में सीधा सा। तो एफडीआई एफपीआई तो क्या हो सकती है, अस्थिरता और लंबी अवधि का लाभ नहीं। निवेश केवल लाभ के लिए होता है इसमें, ना कि किसके लिए होता है। इसमें क्या क्या हो रहा था हमारा, प्रौद्योगिकी, रोजगार आदि चीजें थी। अब हमारा टॉपिक क्या है, रुपए की परिवर्तनीयता। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो गया है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। आप पेज चेंज करके लिख सकते हैं या इसकी हेडिंग डालिएगा आप, रुपए की परिवर्तनीयता। सीधा सा रुपए की परिवर्तनीयता है क्या, इसको सीधा समझ लीजिए। अगर मैं किसी विदेश में घूमने जाता हूँ तो मेरा जो रुपए है, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे उसको कि मुझे वहाँ की करेंसी प्राप्त हो जाए। या रुपए को विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी प्रतिबंध या सरकारी हस्तक्षेप के आसानी से बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं, रुपए की परिवर्तनीयता। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जाती है, यह आर्थिक नीति का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीति काम कैसे करती है। देखिए, अब आगे चलते हैं। अब रुपए की परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार हमेशा दो ही होंगे। कैसे होंगे दो, जैसे जितने प्रकार के हमारे खाते उतने प्रकार के हमारे क्या प्रकार। कि अगर चालू खाते से संबंध हमको क्या करना है, रुपए में परिवर्तन करना है, हमें एक्सचेंज कराना है, तो क्या होगा, तो कितना परसेंट होगा। यानी क्या, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार कर रहा हूँ, तो रुपए कितने परसेंट मेरे को क्या मिली है, मुझे अधिकार मिला हुआ सरकार से कि इतने परसेंट की क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्टिबिलिटी, यानी परिवर्तनीय होते हो जाएगी। वो हो जाएगी चालू खाते में, ये क्या है 100%। 100% आपको क्या मिल जाएगा, हाल की हाल आप डॉलर को रुपए में चेंज करा सकते हैं, यूरो को आप रुपए में चेंज करा सकते हैं, युआन को करा सकते हैं, आदि जो भी कम क्या है आपकी करेंसी अलग देशों की, उनको आप रुपए में चेंज करा सकते हैं या रुपए को इनमें चेंज करा सकते हैं 100%। जो चीज़ें चालू चालू खाता से संबंधित हैं। अब आते हैं पूंजी खाता से संबंधित। पूंजी खाते से संबंधित भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता सीमित है और पूरी तरीके से लागू नहीं है। ये समझने की चीज है। देखिए 1992 से पहले, अब इसी की वक्त क्या आया था आपका एलपीजी, और उसी की सुधारों को लेकर क्या लाए थे हम, कि हम चालू खाते में परिवर्तनीयता लाएंगे। इससे पहले इसमें भी कोई परिवर्तनीयता नहीं थी। यानी हम अगर चालू खाते के अंतर्गत कोई भी बिजनेस करते थे तो हमको क्या मिलता था, हमको परिवर्तनीयता जो अधिकार था वो नहीं था। यानी हम एक्सचेंज नहीं करा सकते थे पैसे को एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में। यानी करवाना भी पड़ता था तो क्या करना पड़ता था, हमको बहुत सारा सरकारी दस्तावेजीकरण करना पड़ता था। हम बताते थे कि सरकार को कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब ये चीज़ अब बहुत आसान हो चुकी है क्योंकि इसमें क्या है 100% कन्वर्टिबिलिटी है। अब कब चालू की गई, 1992 में इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा, एक स्कीम या सिस्टम लाया गया, क्या, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको लिख लीजिए साथ में, अगर नहीं भी लिखना है तो पीपीटी में आपको मिल ही जाएगा। आप क्या देखेंगे कि देखिए आपने बोला कि चालू खाते में तो पूरा कर दिया। अब आपके मन में वही क्वेश्चन कि चालू खाते में कर दिया, पूंजी खाते में क्यों नहीं किया। अब आप एक मिनट खुद सोचेंगे कि चालू खाते के अंतर्गत क्या क्या आता था, वस्तुओं का आयात निर्यात, और क्या आता था, आय और हस्तांतरण। लेकिन इसमें क्या आता था, इसमें आता था आपके क्या, एफडीआई और एफपीआई। जो प्रॉब्लम हमने कहाँ पढ़ी, यहाँ पढ़ी, अस्थिरता, अर्थव्यवस्था के अस्थिरता से बचने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी इधर उधर ना हो जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए क्या किया है, पूंजी खाते को सिर्फ आंशिक रूप से, सीमित रूप से बोल सकते हैं या आंशिक बोल सकते हैं, आंशिक रूप से क्या किया है, परिवर्तनीयता लाई गई है। अब इसको पढ़ते हैं हम, ये है क्या, सीधा सा देखिए। हाँ देखिए, अब पूंजी खाते संबंधित देखिए, कोई लोग तो होंगे या अर्थशास्त्री होंगे, उन्होंने बोला होगा कि देखिए थोड़ा बहुत तो कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है, एफडीआई और एफपीआई आने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है और निवेश में कमी आती है। तो आप क्या कीजिए, कन्वर्टिबिलिटी को 100% इसमें भी कर दीजिए। लेकिन सरकार ने बोला रुकिए, अभी रुकिए। क्यों रुकिए, यही चीज हम कहाँ देख चुके हैं,
यही चीज आज से हम 400 वर्ष पहले देख चुके हैं। किसके रूप में? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या थी? एक व्यापार कंपनी थी, लेकिन उसने क्या कर लिया था? देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और हर चीज पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इस कब्जे से बचने के लिए आज की हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी अस्थिरता से बचाने के लिए क्या बोला सरकार ने कि हम इसको क्या करेंगे? आंशिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो उसने क्या बोला? आंशिक रूप से करेंगे हम। अब 1997 में एक समिति की स्थापना की गई, क्या? तारापोर समिति। ये तारापोर लिखा है, इसको सही कीजिए, तारा करेंगे आप, तारापोर समिति। इसने क्या बोला कि पूंजी खाते को परिवर्तनीय कर दो पूर्ण रूप से, 100%। लेकिन सरकार ने क्या बोला? प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। इसी समिति की दोबारा स्थापना की गई, यानी दोबारा इसको बोला गया कि दोबारा से जांच करो। तो इसने क्या बोला? आरबीआई ने 2006 में रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तारापोर समिति का पुनर्गठन किया। अब समिति ने कुछ सिफारिशें दी। इसने क्या बोला कि आप कन्वर्टिबिलिटी है, यानी परिवर्तनीयता है, उसको धीरे धीरे लागू करो, ना कि एकदम से बोल दो कि आज आके आप मीडिया में आते हैं कि 100% क्या परिवर्तनीयता लागू कर दो। ऐसे नहीं, धीरे धीरे करो, यानी पहले 30%, 40%, 50%, ऐसे कीजिए। अब ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका? पूर्ण आवश्यकताएं, यानी आपकी जो राजकोषीय घाटा है उसको 3% से कम कीजिए। ये कम करने से क्या होगा? आपको दोहरा घाटा नहीं होगा। जब राजकोषीय घाटा आपका कम होगा तो आपके पास क्या होगा? पैसे होंगे। पैसे से क्या होगा? अगर आपकी अस्थिरता आती भी है तो आप उसको टैकल करने के लिए, यानी उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। वित्तीय क्षेत्र का सुधार कीजिए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जाए। बाजार का उदारीकरण किया जाए। विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाया जाए, यानी निर्यात पर फोकस किया जाए कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो। खुदरा निवेशकों का संरक्षण, यानी छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। समिति की चिंताएं क्या थी? वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, यानी वही जो हमने आपको बताया कि अस्थिरता हो सकती है। पूंजी पलायन और देश में विदेशी निवेश की अस्थिरता, वही। अब ये पॉइंट क्या है? आप समझ गए होंगे कि पूंजी खाते में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी, सीधा सा। अब आप देखेंगे पूंजी खाते में सकारात्मक पक्ष कौन से हैं? ये हैं, निवेश आकर्षण ज्यादा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक भागीदारी ज्यादा होगी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? आयात निर्यात बढ़ेगा ना, सीधा सा। या सीधा सा क्या आएगा? एफपीआई ज्यादा आएगा तो क्या आएगा? डॉलर ही तो आएगा हमारे यहाँ। जैसे ये डॉलर हमारे यहाँ आएगा तो ये डॉलर जाएगा कहाँ? ये डॉलर जाएगा कहाँ पे आपके? ये जाएगा आपके फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा, सीधा सा। अब घरेलू बाजार का विकास होगा, निवेशकों की स्वतंत्रता, वित्तीय अवसरों का अधिकतम उपयोग होता है। अब आगे देखते हैं क्या नकारात्मक पक्ष। वही नकारात्मक पक्ष, पूंजी पलायन का जोखिम बना रहता है, विनिमय दर अस्थिरता होती है, आर्थिक अस्थिरता, विदेशी निर्भरता, छोटे निवेशकों को जोखिम और वित्तीय संकट की संभावना, सीधा सा। इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, सीधा सा। अब हमने क्या देख लिया है कि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता है, जबकि चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है। अब आपका तीसरा टॉपिक, यानी विनिमय दर, इसको एक्सचेंज रेट ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप याद क्या रखेंगे? एक्सचेंज रेट। तो तीसरा टॉपिक लिखिए अपना, एक्सचेंज रेट। सीधा सा मतलब है वह दर, यह एक्सचेंज रेट वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने रुपए की परिवर्तनीयता में भी तो यही पढ़ा था। उसमें हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता की, कि हम स्वतंत्र होकर अपने पैसे को एक्सचेंज कर पा रहे हैं या नहीं। तो उस टॉपिक का नाम क्या था? रुपए की परिवर्तनीयता। यहाँ पर बात की जा रही है दर की, यानी अगर मैं किसी से $1 लेता हूं तो मुझे उसके बदले में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये दर है, इसी को क्या बोलते हैं? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। कि मुझे अगर 1 रुपए मैं किसी को दे रहा हूँ, 1 रुपए दे रहा हूँ किसी को मैं,
तो मुझे इसके बदले में कितने वियतनाम वियतनाम या चिली जो देश है उसकी कितनी करेंसी मुझको प्राप्त होंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। अब आगे देखते हैं। अब इसके प्रकार होते हैं, प्रकार कैसे होंगे। अब एक्सचेंज रेट कौन निर्धारण करता है, कि बताएगा कौन हमको कि इसके बदले इतने। अब आपके मन में एक बचपन का क्वेश्चन और आज का भी होगा, किन्हीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि $1 के बराबर 1 रुपये कर दें। इससे होगा क्या, हम जब भी विदेश घूमने जाएं तो हमको घाटा ना हो। घाटा क्यों ना हो, क्योंकि जब भी हम विदेश जाते हैं, अगर हम 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं या 80,000 रुपये लेके, तो वहाँ पर सिर्फ कितना हो जाता है, हमारा $1,000 के लगभग पैसा हो जाता है। तो हम वहाँ पर जाके आते हैं, घाटे में जाते हैं। तो सरकार ऐसा कर क्यों नहीं देती। अब देखते हैं सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है। अब विदेशी विनिमय दर के प्रकार होते हैं। पहला है तय विनिमय दर। तय विनिमय दर को आप हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप स्थिर। स्थिर लिख सकते हैं, स्थिर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यह सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि एक्सचेंज रेट किसके द्वारा निर्धारण किया जाए, केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी हमारे देश में आरबीआई द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तय विनिमय दर यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। 1991 से पहले का जो विनिमय दर व्यवस्था थी, सरकार ही करती थी पहले ही। सेकंड क्या है, चल विनिमय दर, या इसको आप एक चीज और बोलेंगे क्या, लचीली। लचीली विनिमय दर, इसको आप लिखते जाइए क्योंकि पीपीटी में आपको ये मिलेगा नहीं। तो जो भी वर्ड मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं उनको आप लिखते जाइएगा साथ में। तो लचीली विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो ये क्या है, यह बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। यानी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मांग और आपूर्ति प्लस आपूर्ति। देखिए अगर महंगाई है तो क्या होता है, हमारे जो रुपए की कीमत है वो घटती है। कैसे, कि मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। कैसे, कि मान लीजिए बाजार में 10 ब्रेड के पैकेट रखे हुए हैं, खरीदने वाले 20 लोग हैं, सबके पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 150 रुपए भी हैं। अगर सभी 20 लोग कहाँ जाते हैं, ब्रेड का पैकेट लेने जाते हैं, एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का है, तो सभी लोग जब बोली लगाएंगे वो बोलेंगे कि मुझको दे दो 10 रुपए का। तो ये बोलेगा, जब दूसरा 10 व्यक्ति उसको उठा लेंगे तो बचेंगे कितने, 10 व्यक्ति बचेंगे। तो वो क्या बोलेंगे, एक काम करो ये ब्रेड का पैकेट हमको दे दो, हम इसके बदले क्या देंगे, 15 रुपए देंगे। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि तुम 15 दे रहे हो तो मैं 20 दे दूंगा। तो होगा क्या, आपूर्ति कम है यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो इससे हुआ क्या, रुपए की कीमत घट रही है। यानी रुपए की कीमत कितनी थी, कि जिस 20 रुपए में 2 पैकेट ब्रेड के आ सकते थे, उसमें आ कितना रहा है, सिर्फ एक। तो हमेशा याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, आपका रुपए की जो कीमत है वो घटती है, यानी गिरावट आती है। अब तीसरा क्या है, प्रबंधित चल विनिमय दर, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, सीधा सा। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि सरकार छोड़ देती है बाजार पर ही, कि जितना क्या होगी डिमांड होगी। इसमें क्या था हमारा, कि डिमांड के आधार पर क्या होता है, हमारी रेट फिक्स होती है रुपए की, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। अब ये क्या है, इसमें भी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई भी इसको फिक्स करती है। कभी कभी अगर सरकार को लगता है कि रुपए की कीमत ज़्यादा गिर रही है, तो वो क्या करेगा, रुपए की कीमत को थोड़ा सा उठा देगा। उसको लगेगा कि रुपए की कीमत ज़्यादा उठ रही है, तो उसको क्या कर देगा, वो गिरा देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, अवमूल्यन और विनिमय ह्रास। अवमूल्यन का सीधा सा मतलब क्या है, डिवैल्यूएशन, यानी रुपए की गिरावट। तो दोनों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, परिभाषा से आप समझ जाएंगे। जब सरकार या केंद्रीय बैंक किसी देश की मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर कम करती है, ये कब किया गया था, 1969 के टाइम पर। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके लिए, जिससे क्या हो, मुद्रास्फीति कम हो सके, इसलिए किया गया था। उस टाइम में क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। महंगाई क्यों बढ़ रही थी उस समय, हरित क्रांति आई थी। तो हरित क्रांति से हुआ क्या था 1966 में, हुआ ये था कि पैसा ज़्यादा आ गया था लोगों के पास। और आपको पता ही है, जब पैसा जब मार्केट में आता है तो मार्केट में क्या बढ़ती है, मुद्रास्फीति। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता है कि पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। अब विनिमय ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब मुद्रा का मूल्य
बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर अपने आप घटता है। सीधी से कहने का मतलब है, सरकार अगर पैसे की कीमत गिरा दे तो उसको क्या बोलेंगे, अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। अगर अपने आप पैसा गिर रहा है, किससे, बाजार की आर्थिक गतिविधियों से, जानबूझ खुद से गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, विनिमय ह्रास या डेप्रिसिएशन। और नियंत्रण इसका आरबीआई करेगी, इसका कौन, बाजार। कारण, व्यापार घाटे को कम करने या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये क्या है, आर्थिक अस्थिरता। प्रभाव, जानबूझकर मूल्य घटाने से निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा हो जाता है। विनिमय दर में गिरावट के कारण क्या हो जाता है, समान प्रभाव होता है। उदाहरण 1991 में भी ये किया गया था। भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले मूल्य गिरना, जैसे $1 बराबर 75 से होकर 83 हो जाना। समयावधि, ये दीर्घकालिक होता है या अस्थायी या अल्पकालिक हो सकता है। कारणों का स्वरूप, नीतिगत या कृत्रिम, ये होता है स्वाभाविक। लाभ देखते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, डॉलर और रुपए का गिरावट में क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं $1 बराबर 70 रुपए, 70 रुपए, और फिर मैं बोलूं कि ये हो गया कितना, $1 बराबर कितना, 85 रुपए, तो रुपए हमारा महंगा हुआ या सस्ता हुआ। तो बहुत से इसी में डाउट में चले जाएंगे, वो क्या बोल देंगे कि सर रुपया तो महंगा हो रहा है, हमको ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आता है, हमको $1 देता है, और हम उसको पहले कितना दे देते, 70 रुपए देते थे, 70 सिक्के देते थे एक एक रुपए के। अब हमको उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 85। यानी हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। ज़्यादा देने पड़ने का मतलब क्या है, रुपए की जो कीमत है उसमें गिरावट आ रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर डॉलर में अगर सिक्कों की मात्रा बढ़ रही है, यानी रुपए बढ़ रहे हैं, कैसे कि अगर पहले 60 रुपए था, अब $1 बराबर अगर 80 रुपए हो गया है, तो सीधा सा यहाँ समझ जाइए कि रुपए की कीमत गिर रही है। अगर वहीं इसके उलट देखें, कि अगर पहले $1 बराबर 90 रुपए था, अब वही $1 बराबर क्या हो रहा है, 75 रुपए हो रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे हम कि रुपए की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था, अभी यहाँ पढ़ा था, निर्यात सस्ता। देखिए, अगर रुपए की कीमत गिरती है, क्या होता है हमारा, अवमूल्यन होता है, या आप बोले विनिमय ह्रास हो रहा है। तो क्या होगा, पहले $1 बराबर क्या आता था, 70 रुपए आते थे, अब $1 बराबर क्या आता है, 80 रुपए। और रुपए की जगह आप क्या रख सकते हैं कि पहले 70 रुपए की 70 चॉकलेट आती हैं हमारे भारत में, अब 80 रुपए की कितनी चॉकलेट आएंगी, 80 रुपए, 80 चॉकलेट्स। तो क्या होगा, $1 में पहले किसी विदेशी व्यक्ति को 70 चॉकलेट मिलती थी, अब उसको कितनी मिलेंगी, 80 चॉकलेट्स मिलेंगी। किस वजह से मिलेंगी, क्योंकि रुपए की कीमत में गिरावट हुई है। अब सेकंड एग्जांपल से आप और अच्छी तरीके से समझेंगे। आप एक बिस्किट का पैकेट खाते हैं 5 रुपए वाला, उस पे एमआरपी कितना लिखा हुआ है, 5 रुपए का, वो 5 रुपए का ही मिलेगा। अब उतार चढ़ाव के कारण रुपए में जो है वो गिरावट होती है। तो वही क्या, पहले $1 बराबर कितना था, 70 रुपए, यानी कितना ले लेता था तब वो, 10 वो 4, 14 पैकेट वो खा सकता था, क्या, बिस्किट के पैकेट $1 में या ले सकता था। लेकिन वो अब कितने ले लेता है, अब वो ले लेता है कितना, 16। तो यानी निर्यात हमारे हमारे लिए उनके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया यहाँ का सामान, यानी भारत का सामान सस्ता हो गया। और सस्ता से आप एक चीज समझ जाते हैं कि अगर कोई भी चीज सस्ती होती है तो क्या होता है, तो उसकी जो वृद्धि होती है किसमें, व्यापार में। यानी सीधा सीधा क्या होगा, भारत के निर्यात में, क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि लोग आएंगे ये बोलेंगे कि पहले तो महंगा मिल रहा था, अब सस्ता मिल रहा है, तो वो ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा उपभोग करेंगे, तो ज़्यादा सामान अपने यहाँ ले जाएंगे, तो भारत का निर्यात क्या बढ़ेगा, वृद्धि होगी निर्यात में। सीधा सा आप समझे होंगे। अब इसका उलट क्या रहा, आयात, कि पहले हमको $1 की चीज के लिए $1 में क्या मिलता था, मान लीजिए एक पेन बॉक्स मिलता था, क्या, $1 का।
तो इसके लिए हमको कितने रुपए चुकाने पड़ते थे? 70 रुपए। अब हमको कितना चुकाना पड़ेगा? अब हमको चुकाना पड़ेगा 90 रुपए। तो क्या हमारे लिए क्या होगा? आयात महंगा होगा, यानी हम किसी विदेशी चीज को मंगाएंगे तो हमको महंगी मिलेगी। महंगी मिलेगी तो क्या होगा? अगर पहले हम 10 पेन बॉक्स ला देते तो हम मन से ही सोचेंगे कि आयात थोड़ा कम करो, पैसे थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो हम बोलेंगे कि 8 ले लो बस। तो क्या होगा? आयात कम होगा, निर्यात ज़्यादा होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर रुपए में गिरावट होती है, गिरावट को आप लिख सकते हैं, यदि रुपए में अवमूल्यन या विनिमय ह्रास होता है तो निर्यात में वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि होती है और आयात में कमी देखने को मिलती है, सीधा सा। अब ये टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी, अधिमूल्यन, रिवैल्यूएशन और विनिमय प्रसार, एप्रिसिएशन। एज इट इज, जैसे पैसा गिर रहा था, ये बोल रहा है कि बढ़ रहा है, सीधा सा। बढ़ कैसे रहा है? अगर सरकार बढ़ा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन, यानी अधिमूल्यन। बाजार की डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ रहा है तो वो क्या है? विनिमय प्रसार, यानी एप्रिसिएशन। अब वही चीजें हैं, एज इट इज, आप खुद देख सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर रुपए में वृद्धि होती है तो क्या होगा? वृद्धि का मतलब क्या होता है? पहले $1 बराबर कितना रुपए आता था? 70 रुपए या 80 मानिए। और अब कितना हो गया? अगर रुपए मजबूत हुआ, यानी अधिमूल्यन हुआ, विनिमय प्रसार हुआ, यानी रुपए में मजबूत हुआ, तो पहले 70-80 रुपए था ये, अब कितना आ रहा आपका? 60 रुपए। तो निर्यात पर और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझती हैं कि पहले एक व्यक्ति $1 में बस 80 रुपए की चीजें खरीद सकता था भारत में। 80 रुपए की चीजें कितनी आती थी? 80 रुपए की 80 रुपए चॉकलेट, यानी 1 रुपए की एक चॉकलेट थी, तब कितनी चॉकलेट आती थी? एक चॉकलेट की 1 रुपए की एक चॉकलेट, यानी 80 रुपए की 80 चॉकलेट्स। तो ये क्या है? पहले। और ये क्या है? बाद में। तो पहले $1 में 80 चॉकलेट्स आती थी, अब $1 में सिर्फ 60 चॉकलेट्स ही आ रही हैं। यानी विदेशी व्यक्ति को हमारा सामान है, अब वो महंगा लगेगा। महंगा लगेगा तो क्या होगा? वो सामान कम लेगा। अगर विदेशी लोग हमारा सामान कम लेंगे, यानी आयात कम करेंगे वो लोग, तो हमारा निर्यात क्या होगा? निर्यात कम होगा, कम होगा। और आयात ज़्यादा क्यों होगा? जिस $1 की चीज के लिए हमको पहले कितने चुकाने पड़ते थे? 80 रुपए, अब वो कितना चुकाना पड़ रहा है हमको? सिर्फ 60 रुपए। जो चीज पहले 80 में मिल रही थी, अगर वो अब 60 में मिलेगी तो हम उसका क्या करेंगे? कंजप्शन ज्यादा करेंगे। हम बोलेंगे 1-2 एक्स्ट्रा और ले लो इसको, तो क्या बढ़ेगा? आयात बढ़ेगा। तो सीधा से लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो आप, कि अगर रुपये मजबूत होता है, यानी रुपए में अधिमूल्यन या विनिमय प्रसार होता है, तो निर्यात में कमी आती है और आयात में वृद्धि होती है, सीधा सा। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी है आपका क्या? मुद्रा युद्ध, करेंसी वॉर। क्या होता है? सीधा सा कुछ नहीं है इसमें, कि बहुत सारे देश करते क्या हैं कि वो क्या करते हैं? अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रुपए की कीमत को गिराते रहते हैं। हमने आपको अभी समझा दिया है कि रुपए की गिरावट से निर्यात कैसे बढ़ता है। तो 2 देश हैं, मान लीजिए ये 2 देश हैं, ए और बी। अगर इसने क्या गिराया, इन दोनों के बीच में क्या होता है? व्यापार होता है। अगर इसने क्या किया? अपना रुपए की कीमत को गिराई, अपनी करेंसी की कीमत को गिराया, तो हुआ क्या? निर्यात इसका ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसको ज़्यादा फायदा होगा, और इसका निर्यात कम हो जाएगा। सीधा सा आप समझ गए होंगे। तो दूसरा देश क्या करेगा? इसको देखकर वो भी क्या बोल देगा कि मैं भी अपनी करेंसी के रेट गिरा रहा हूँ। फिर इसको देखकर ये और गिरा देगा, फिर इसको देखकर ये अपनी करेंसी की रेट और गिरा देगा। यानी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मुद्रा युद्ध बोलेंगे। इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, वह आर्थिक स्थिति जब देश जानबूझ कर अपनी मुद्रा का मूल्य घटाते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाए। इसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देना होता है। अब व्यापार युद्ध क्या होता है? व्यापार युद्ध का सीधा सा मतलब होता है कि मान लीजिए वही कोई ए देश है, कोई बी देश है। अगर ए देश से कोई चीज बिकने को आ रही है बी देश में, तो बी देश क्या करेगा? इस पर टैक्स लगा देगा 100% या 70%, यानी ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगा। इससे क्या हो? हमारा आयात हो, बी देश का जो आयात हो वो कम हो,
और ये तो इसको बेच ही रहा है। तो इससे बचने के लिए, इसके सामान से बचने के लिए, जैसे चाइना अगर हमको दे रहा है तो हम एक नीति अपना सकते हैं, और भारत नीति अपनाता भी है कि विदेशी चीज़ों पर 100% टैक्स भी लगता है कई सारी चीज़ों पर। तो वो क्या होता है, दुगनी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, यानी 100 रुपये की चीज़ थी वो 200 में मिलती है। क्यों मिलती है? जिससे क्या हो, लोग इसका उपभोग कम करें, यानी हमारा जो आयात है वो कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। और ये चीज़ हम करना क्यों चाहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी तीनों टॉपिक्स का जो लास्ट कोर एरिया आया, लास्ट में जो सब कुछ निचोड़ आया, वो क्या है आपका? बीओपी। बीओपी क्राइसिस से बचना। अब नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, ये हो गया आपका पूरा टॉपिक खत्म। अब ये सभी टॉपिक्स खत्म हो गए हैं आपके। अब मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक्स के साथ अगली क्लास में। इसी में हम ये टॉपिक्स खत्म करते आ रहे हैं। अब लगभग कुछ 4 या 5 क्लासेस जो आपकी बची होंगी, इसमें आपका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारी क्या होंगी? शब्दावली की क्लासेस होंगी। वो शब्दावली कैसे होंगी? आपकी टॉपिक वाइज भी करवा देंगे, और ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी ले लेंगे जो किसी भी टॉपिक्स की हो सकती हैं। इसमें क्या होगा, हमारी पीवाईक्यूज़ होंगे, और करंट अफेयर्स में भी जो भी पीवाईक्यूज़ या टर्मिनोलॉजी या शब्दावली या करंट अफेयर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट होगा तो उसकी क्लास कर देंगे हम 4 या 5 क्लासेस में। तो क्या होगा, आपकी लास्ट 10 क्लासेस बची हुई हैं, उसमें आपके बाद इकोनॉमी खत्म। सीधा सा टेस्ट दीजिए, जितने टॉपिक्स आज तक आपके हो गए उनका टेस्ट दीजिए, क्विज लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, फिर बताइए कितना आपकी एक्यूरेसी बन रही है। अगर एक्यूरेसी कम आ रही है तो आप सीधा हमसे कांटेक्ट कीजिए सीधा सा, कि कितनी % एक्यूरेसी बन रही है ये बताइए हमको, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ये भी बताइए। कॉन्सेप्ट से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।